गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं डिस्कोर्सेस 3। तो लास्ट टाइम हम फॉल्स आई आइडेंटिटी के पेपर को पढ़ रहे थे 9/1/1986 का, और उसमें हमने देखा था कि जो फॉल्स आई आइडेंटिटी है वो एक मिथ्या में है, फॉल्स है। और मेन बात ये है कि उसकी कोई बॉडी ब्रेन सिस्टम के ऊपर कुछ चलती नहीं है, क्योंकि जो बॉडी ब्रेन सिस्टम की बेसिक प्राकृतिक जो इच्छाएं होती है उसके ऊपर कोई भी मैं काम नहीं करता, और ये सब हमारा अनुभव भी होता है। जैसे कि भूख लगना या एक्सक्रीशन की इच्छा होती है, या निद्रा स्लीप होता है, तो इनके ऊपर कोई मैं काम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो है वो प्राकृतिक है और उसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। भूख लगती है तो आप मन को चाहे कितना भी समझाओ, कोई आई को समझाओ, पर वो नहीं समझेगा, क्योंकि जो शरीर की भूख है तो वो उसको खाना खा के मिटाना ही पड़ता है। तो इसीलिए ये जो सब आई आइडेंटिटी है वो इसी तरह फॉल्स है। और दूसरी बात ये है कि जो आई आइडेंटिटी है वो भी कहते हैं कि भाई अनेक रूप में होती है, मतलब कोई परमानेंट उसका ये नहीं है, एक परमानेंट आई नहीं है। हमारे अंदर अनेक प्रकार के आई का समूह है, और वो बारी बारी आते हैं और जाते हैं। जैसी स्थिति होती है इस तरह का ये कोई भी आई आ जाता है और फिर चला जाता है। और तावरिया जी इसे ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं कि ये तो हकीकत में हम आई कहते हैं, वो और कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स। जो सेल्स है, ब्रेन सेल्स है, उस वही एक आई के रूप में आता है और काम करके निकल जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो हम जानते हैं कि हमारे 4 केंद्र है IESM, और हर एक केंद्र के अपने अपने आइज होते हैं, अपने अपने सेल्स के ग्रुप होते हैं, और ये ज़्यादातर तो एक दूसरे से विरोधी होते हैं। मतलब इंटेलेक्चुअल सेंटर के जो सेल्स है वो कुछ कहते हैं, तो इमोशन सेक्स के सेल्स है वो और कुछ कहते हैं, एकदम विरुद्ध में ये लोग की ये होती है। इसीलिए जो कुछ हम निर्णय करते हैं वो निर्णय कई बार सफल नहीं होता है, या इसके मुताबिक हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो है वो अपोजिट वो उसको तोड़ देता है, उसको होने नहीं देता है। तो योग का अभ्यास इसीलिए करना है कि हम कोई स्थायी परमानेंट आई बनाए, या रियल आई कोई हमारे अंदर उत्पन्न हो, जिसके द्वारा, या योग कहे कि रियल आई या परमानेंट आई है हमारे अंदर, उसकी ओर हम गति करें और उसका अनुभव करें, जिसको तावरिया जी ट्रांसेंडेंस कहते हैं। तो ट्रांसेंडेंस वो ओरिजिनल आई है या परमानेंट आई है, उसका अनुभव करना, इसके लिए योग का अभ्यास करने की ज़रूरत है। दूसरा, जब आई की बात करते हैं तो 2 शब्द भी समझना ज़रूरी है, एक दृष्टा और एक साक्षी। तो हम जानते हैं कि जो चिट्ठी से चित्त हमारे अंदर बनता है, और चित्त जब वृत्तियों के साथ में मिलता नहीं है, चित्त स्थिर हो जाता है, ब्रेन की वृत्तियों के साथ में मिलता नहीं है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की वृत्तियों में शामिल नहीं होता है, तब वो चित्त खुद दृष्टा बन जाता है, और ब्रेन की वृत्तियाँ अपने आप में स्वतंत्र रूप में काम करती है। दृष्टा जो है वो चित्त दृष्टा का रूप लेता है। और इसी तरह तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था नाम की स्थिति भी बनती है, जिसमें वो न्यूट्रल हो जाता है। तो चित्त जो है वो दृष्टा है, पर जब साक्षी शब्द का हम यूज़ करते हैं तो वो आत्मा के बारे में है। आत्मा भी साक्षी के रूप में सब कुछ देखता है, सुनता है, समझता है, हमारे हर एक कार्यों को निरंतर देखता रहता है, हमारी सोच को भी जानता है, सब कुछ जानता है, पर कि वो निर्लेप है, इसलिए किसी में इन्वॉल्व नहीं होता है,
जो हो रहा है बॉडी ब्रेन सिस्टम में वो होने देता है। पर एक पॉइंट के बाद में, प्रत्याहार के बाद में, जब साधक को कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तब वो साक्षी जो है वो गाइडेंस देना चालू करता है। तो ये मैनी आइज का कंसेप्ट है, वो थोड़ा जटिल है, उसको ठीक रूप से ढंग से समझना चाहिए। अब डिस्कोर्सेस में आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 73 जेरोक्स के अंदर जो है उसका, तो वो नीचे से थर्ड पैराग्राफ जो है, देयर इज नो ट्रैंक्विलिटी अमॉन्ग द ब्रेन सेल्स एज वी फाइंड ऑन आवर प्लेनेट अर्थ अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, एंड देयर इज even no tranquility amongst each group. With this inner state not corrected and total rhythm not being established, how can we be free from our tensions and our main enemies, fear, doubt and irritation, and we hope even to meditate. तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारे देश है, अलग अलग देश है, अलग अलग जाति है, प्रजाति है, अलग अलग ग्रुप है, और उसके अंदर कोई आपस में मेल नहीं होता है, कोई ट्रैंक्विलिटी, कोई शांति किसी के अंदर होती नहीं है, क्योंकि सब ग्रुप अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और श्रेष्ठ मानने के लिए झगड़ते रहते हैं, या दूसरा कोई स्वार्थ के लिए झगड़ते रहते हैं। तो कोई ट्रैंक्विलिटी पृथ्वी के ऊपर कोई भी ग्रुप के अंदर होती नहीं है। इसी तरह हमारे अंदर भी जो सेल्स जो का ये ग्रुप है, उनके अंदर भी कोई ट्रैंक्विलिटी नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप भी अंदर अंदर झगड़ते रहते हैं। और ये विद दिस इनर स्टेट नॉट करेक्टेड, तो ये आंतरिक स्थिति को अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे और टोटल रिदम को हम जब तक एस्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे, तब तक हमारे अंदर टेंशन, और ख़ास करके ये तीन हमारे जो दुश्मन हैं, फियर, डाउट एंड इरिटेशन, मतलब कि डर, शंका और चिढ़, ये तीनों चीज़ जो है वो हमारे अंदर हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो उसको निकालना है तो टोटल रिदम को हमारे अंदर लाना पड़ेगा, और इनर स्टेट जो है उसको भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके फिर हम मेडिटेशन वगैरह की बात कर सकेंगे। उसके पहले कोई प्रयत्न करते हैं मेडिटेशन वगैरह का तो भी वो होता नहीं है, क्योंकि अंदर ट्रैंक्विलिटी है ही नहीं है, अंदर ही अनेक सेल्स के ग्रुप है, वो अंदर झगड़ते रहते हैं, तो शांति का कोई अनुभव हम करते नहीं हैं। The total harmony within each group and between all the groups to act as one true I identity can be brought about only by A. 3-step rhythmic breathing and B. corrective methods. Then only the whole brain and the whole body will act as one united identity and becomes then the secondary identity. We do not now use the word false. This is the state of awakenness for the computerized organism. तो टोटल हार्मोनी, पूर्ण रूप में संवादिता हर एक ग्रुप के अंदर नहीं आती है, और ग्रुप के अंदर और दूसरे ग्रुप के साथ में जब तक ये नहीं आती है तब तक अंदर कोई एक ट्रू आई आइडेंटिटी बनती नहीं है। तो सच्चा मैं की पहचान जो है वो बनाने के लिए हमें, और सब ग्रुप के अंदर संवादिता का लाने के लिए हमें दो चीज़ का उपयोग करना पड़ेगा। एक जो है 3-step rhythmic breathing, निरंतर 24 घंटा चलना चाहिए, और दूसरा करेक्टिव मेथड्स, मतलब कि हमारे अंदर जो निर्बलता है, दुर्बलताएँ हैं, वीकनेसेस है, वो वीकनेसेस को हमें ढूंढना है, और ढूंढ के उसके ऊपर फिर करेक्टिव मेथड्स के द्वारा हमें काम करना चाहिए। उसके बाद में then only the whole brain and the whole body will act as one united entity.
तो ये सब हो पाएगा जब 3 स्टेप करेक्टिव मेथड वगैरह हम करेंगे। उसके बाद में ही फिर एक यूनाइटेड आइडेंटिटी, एक संयुक्त रूप में एक पहचान या एक एकम बन पाएगा। एंड फिर ये जो है वो हमारी सेकेंडरी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मतलब हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो सेकेंडरी आइडेंटिटी बन जाएगी, जिसके अंदर ये सब सेल्स के ग्रुप वगैरह हैं। और ये फिर कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म की या देह तंत्र की जागृति की स्थिति उसको हम कह सकते हैं। मतलब कि ये जागृति की स्थिति लाने के लिए जो अनेक मैं जो अंदर पड़े हैं और झगड़ते रहते हैं, ये उनको सबको इकट्ठा करके एक यूनाइटेड आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। और यूनाइटेड आइडेंटिटी जो है वही जिसको हम रियल आई या परमानेंट आई जिसको कह सकते हैं। तो प्राइमरी आइडेंटिटी रियल आई है और सेकेंडरी आइडेंटिटी जो है वो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम या कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है। और जब इतना होगा तब कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म भी जाग जाएगा और अपनी नेचुरल स्थिति में काम करना शुरू कर देगा। तो ट्रू आइडेंटिटी is the inner fragment of transcendence, and it needs the rhythmic secondary identity to be guided for progress. Unless we bring this about, there can be no communication with the inner I, with the inner real I identity that never sleeps or needs air and food or shelter and clothing. तो जो प्राइमरी हमारी आइडेंटिटी है या सच्ची आइडेंटिटी जो है वो तो हमारा आत्म तत्व है, डिवाइन फ्रैगमेंट है या ट्रांसेंडेंस है। वो ही हमारी सच्ची पहचान है या सच्चा हमारा आई है। और उसको ये जो सेकेंडरी जो आइडेंटिटी है बॉडी ब्रेन सिस्टम, उसको गाइडेंस के लिए ये जो है प्राइमरी आइडेंटिटी जो है डिवाइन फ्रैगमेंट, वो उसको प्रोग्रेस के लिए वो गाइडेंस फिर देता है। तो सेकेंडरी जो है वो रिदमिक आइडेंटिटी है, रिदमिक सेकेंडरी आइडेंटिटी है और उसको प्रोग्रेस करना है, उसको अवेकन करना है। और उसके लिए ये परमानेंट आई का या डिवाइन फ्रैगमेंट का गाइडेंस लेना जरूरी है। जब तक इतना ये नहीं कर सकते हम, तब तक फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। हम जो है रियल आई के साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। और ये रियल आई है जो है अंदर का, उसको ना नींद की ज़रूरत है, ना हवा की ज़रूरत है, ना खाने की ज़रूरत है, ना कोई आसरा शेल्टर की ज़रूरत है और ना कोई कपड़ों की ज़रूरत है। तो मेन जो है हमारा रियल आई जो है या ट्रांसेंडेंस है वही है। और सेकेंडरी जो है बॉडी ब्रेन सिस्टम, ये दोनों एक साथ में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कर सके, वो स्थिति हमें लाना है। और योग का अभ्यास के द्वारा हम धीरे धीरे करके ये स्थिति को ला सकते हैं। ऑन अचीविंग दिस स्टेट ऑफ आइडेंटिटी, दैट इज अवेकनेस of the computerized organism, we achieve the posture so very necessary for higher yoga practices. Says Patanjali's Yoga Sutra begin for those who have achieved this state. For those who have not, reading the sutra is a waste of time. On achieving this posture, then only will begin the disciplines of pratyahar, dharana, dhyan and samadhi, as the case may be for the individual. तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब ये स्थिति बन जाती है, कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है सेकेंडरी आइडेंटिटी और प्राइमरी आइडेंटिटी के बीच में, तब फिर क्या होता है कि एक अंदर एक स्थिति बनती है जिसको पोस्चर कहा जाता है, मेंटल पोस्चर। मतलब कि एक मानसिक एक स्थिरता, क्योंकि वो मानसिक स्थिरता योग का उच्च अभ्यास के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रत्याहार पे जब हम पहुंचते हैं तब ये मेंटल पोस्चर हमारा डेवलप होता है।
और फिर इसके द्वारा हम आगे धारणा ध्यान समाधि का भी अभ्यास कर सकते हैं। पर जो योग सूत्र है वो योग सूत्र को समझने के लिए ये स्थिति प्रत्याहार की स्थिति तक हमें पहुंचना जरूरी है, क्योंकि पहला सूत्र ही हम जानते हैं कि अथ योगानुशासनम है कि जो योग का अनुशासन करने के लिए मतलब कि उससे पहले कुछ काम करना जरूरी होता है प्रत्याहार तक पहुंचने के लिए या योग शुरुआत की योग की डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए। तो वो जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं तब ये सूत्र फिर हमें उपयोगी होते हैं और सूत्र के मुताबिक हम साधना कर सकते हैं। बाकी तो फिर खाली एक स्टडी हो जाएगा या एक रीडिंग करते हैं तो वो ठीक है समझने के लिए, बाकी वो कोई प्रैक्टिकल उपयोग में आ नहीं सकता है। और ये पोस्चर एक बार डेवलप हो जाता है तो फिर व्यक्ति प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इंडिविजुअली जैसी स्थिति होगी इस तरह वो अपना डेवलपमेंट कर सकेगा। We have also noted that the cerebrum is not the end of the process in the brain. It makes use of 30 to 34% of the input of the incoming impulses from object and people around us. At least 66% of all stimulus received at the cerebellum vanishes, that is, leak out of the organism without being put to any constructive use, that is thrown out undigested. तो जो हमारा दिमाग का बड़ा हिस्सा है जिसको सेरेब्रम कहते हैं, वो सेरेब्रम के अंदर प्रोसेस चलती रहती है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो अंदर इम्पल्स के रूप में ऊर्जा आती है उसका खाली 30 से 34% तक का ही उपयोग हम कर सकते हैं। मतलब वो प्रोसेस जो है सेरेब्रम की वो 30-35% तक ही होता है, बाकी का 66% जो है वो ब्रेन का पीछे का हिस्सा है सेरेबेलम, वहाँ से वो अदृश्य हो जाता है। मतलब कि बहुत कम इम्पल्सिस का हम 1/3 इम्पल्सिस का ही उपयोग कर सकते हैं पूरी प्रोसेस के लिए। तो एनर्जी जितनी आती है इसका बहुत कम उपयोग हम हमारे अंदर डेवलपमेंट के लिए या हमारी प्रोसेस के लिए करते हैं। बाकी के 66% वो अदृश्य हो जाते हैं हमारा ऑर्गेनिज्म से, और उसका कोई कंस्ट्रक्टिव यूज़ भी नहीं होता है। और अनडाइजेस्टेड रूप में जैसे खाना खाते हैं और पाचन नहीं होता है, इस तरह अनडाइजेस्टेड रूप में ये हमारे इम्पल्सिस जो है ऊर्जा जो आती है वो निकल जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी इतना डेवलपमेंट नहीं होता है। उसकी एक वजह ये भी है कि जो अंदर ऊर्जा आ रही है उसको हम कितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो अगर व्यक्ति प्रत्याहार तक पहुंची होती है तो फिर उसके लीकेजेस बहुत कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ऊर्जा का उपयोग कर सकता है और विकास कर सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि गलत प्रकार के विचार ना आए या डे ड्रीमिंग या ब्रूडिंग में हम ज़्यादा रहे नहीं, क्योंकि डे ड्रीमिंग ब्रूडिंग में रहते हैं तो भी ये इम्पल्सिस का जो है वो लीकेजेस इसका होता रहता है और उसका हम राइट यूज़ कर नहीं सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव उपयोग उसका कोई होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर बाधा बन जाती है। तो डे ड्रीमिंग ब्रूडिंग के ऊपर साधक को खास काम करना चाहिए। उसके साथ में ड्रिफ्ट वॉचिंग करना चाहिए कि कहाँ दिमाग भागता रहता है, तो फिर हम धीरे धीरे करके ये एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे। To quote C. Delhi King, it has astonished every competent neurologist who has thought about it seriously. What happens at this location, at cerebellum? Does it just vanish, or is it its fate equivalent to being
drooled out of the organism non-functionally and impotently। तो यहाँ डेली किंग करके बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट तो हो गया था, उसका यहाँ कोटेशन तावरिया जी ने लिया है, जिसमें वो कहता है कि जिन्होंने इसके बारे में गंभीरता से सोचा है वो सब ज्ञान तंत्र के निष्णात दंग रह जाते हैं। तो जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो लोग जब देखते हैं कि ये सेरेब्रम के अंदर जो इम्पल्सिस आते हैं सेरेबेलम के अंदर, वहाँ से फिर वो कहाँ जाते हैं, ये दिमाग के पिछले हिस्से में क्या होता है। तो ये जो इसका लोकेशन जो है वो सेरेबेलम है, मतलब कि दिमाग का पीछे का हिस्सा है। तो वहाँ क्या उसका नाश होता है या अदृश्य हो जाते हैं, या यह उसका भाग्य के समान है, तो फेट इक्वेलेंट यहाँ कहते हैं। तो इसका भाग्य के समान है जो देह तंत्र से निष्क्रिय रूप से और दुर्बलता से बाहर निकल जाता है। तो जैसे कि किसी का दुर्भाग्य होता है और वो चीज़ को पकड़ नहीं सकता है, इसका उपयोग नहीं कर सकता है, ऐसा ही है हमारा कि हमारे अंदर ये बहुत सारी ऊर्जाएं आती है दिमाग के पिछले हिस्से में सेरेबेलम के अंदर, और फिर वहाँ से वो अदृश्य हो जाती है, कुछ भी इसका उपयोग किए बिना नॉन फंक्शनली वो ये हो जाती है। तो ये एक जैसे कि दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ होती है, इस तरह की ये बात इसको कह सकते हैं। फर्दर ही राइट्स, thus it appears that there is a constant supply of this form of energy to the cerebellum, but that this energy vanishes completely or almost completely, where it there to be assimilated actively, that is, were it to be digested, then would be available to the organism a great multiplication of energies as compared to the present situation। तो फिर वो आगे क्या कहते हैं कि ये जो कांस्टेंट सप्लाई हमारे अंदर सेरेबेलम के अंदर आता है, वो ज़्यादातर उसका हिस्सा जो है वो वैनिश हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। हालांकि इसका वो ज़रूरी ये था कि वो हम इसको एसिमिलेट कर सके, उसको संकलित कर सके, या तो जिसको कहें कि हम इसको डाइजेस्ट कर सके। और अगर ऐसा होता तो हमारा जो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक ग्रेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनर्जी, मतलब वो एनर्जी का, ऊर्जा का एक बड़े पैमाने के ऊपर हम ये ऊर्जा को ले सकते, पकड़ सकते हैं। जो आज की स्थिति है उसके बदले में वो स्थिति अलग हो सकती थी। कहने का मतलब ये है कि जो वेस्टेज है उसको अगर हम रोक सकते हैं तो फिर हमारा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरह हो सकता है। उसको कम से कम वैनिश हो सके, कम से कम इम्पल्सिस का जो निकल जाते हैं वैसे बिना उपयोग के, उसका वो कम से कम हो, ये बहुत ज़रूरी है। many centuries later, now the thought is voiced by C. Delhi King, the anabolic process now lacking at the cerebellar level must be initiated by the sadhak himself, and this can be done only by his own activity। तो यहाँ साधकों को ये डॉक्टर किंग सूचना देते हैं कि जो हमारे अंदर जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है कि जिसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण करके ऊर्जा का उपयोग होता है। तो सरल अणु होते हैं, उसमें से जटिल अणुओं का निर्माण किया जाता है, वो प्रोसेस है, उसको एनाबॉलिक कहते हैं। और उसके विरोधी जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस जो है उसका अभाव के कारण हमारी मस्तिष्क के लेवल
के अंदर ये चीज़ जो होती है उसको साधक को अपने आप में ठीक करना पड़ेगा और वो खुद ही ये चीज़ को ठीक कर सकता है। मतलब कि जो ये अंदर इम्पल्सिस आते हैं और वो वेस्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर साधक को काम करना पड़ेगा और साधक उसको रोक सकता है या उस ऊर्जा का कंस्ट्रक्टिव उपयोग कर सकता है। ऐसा दिल्ली किंग का सुझाव है यहाँ। Observe diagram 3C and there you will note that the leak is stopped। तो 3C के अंदर हम जब डायग्राम को देखते हैं तो वहाँ ऊर्जा का व्यय बंद हो जाता है, क्योंकि जो इनकमिंग इम्पल्स है उसको फिर बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, उसका ही उपयोग अंदर कंस्ट्रक्टिव उपयोग करते रहते हैं। मतलब एक सर्किट बनाते हैं और सर्किट के साथ में उसका बार बार बॉडी के अंदर घुमाते रहते हैं, उसमें से ऊर्जा निर्माण करते हैं। एन इंटरनल सर्किट इज एस्टेब्लिश्ड एज एन एडवांस स्टेट ऑफ प्रत्याहार लीडिंग टू धारणा, ध्यान एंड समाधि, बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एट फर्स्ट द मेंटल पोस्चर इज अटेन्ड as stated earlier, that is the false I identity is destroyed and the secondary total and rhythmic I identity is established to be guided further by the real I identity, that is Ishvara Gurudeva, as said Patanjali calls it in Yoga Sutra। तो ये 3C की स्थिति के अंदर इस तरह इम्पल्स को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और सर्किट निर्माण किया जाता है और उसके द्वारा फिर प्रत्याहार और इसके आगे धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास किया जाता है। पर ये तभी संभव है कि पहले मेंटल पोस्चर तक हम पहुँचे या मेंटल पोस्चर हम अचीव कर पाए, मन की स्थिरता, मानसिक आसन जिसको कह सकते हैं, जिसमें अब विचार परेशान नहीं करते हैं, इस तरह की स्थिति जो है होती है उसको मेंटल पोस्चर कहा जाता है। तो अभी ये जैसे फिजिकल पोस्चर में शरीर कैसे स्थिर हो गया, इसी तरह मेंटल पोस्चर में अभी मन स्थिर हो जाता है, तो फिर आगे प्रत्याहार और इसके आगे की साधना हो सकेगी। और इसके लिए जो फॉल्स आई आइडेंटिटी है उसका नाश करना पड़ेगा, उसको निकाल फेंकना पड़ेगा और सेकेंडरी टोटल एंड रिदमिक आई आइडेंटिटी है उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा रियल आई या हमारा अंदर का गुरु ईश्वर है वो फिर हमें मार्गदर्शन दे सके। तो ये बात यहाँ ये पेपर के अंदर उन्होंने की है। उसका साथ में दूसरी नोट भी उन्होंने दी हुई है, उसको टाइम है तो थोड़ा पढ़ते हैं, 1-1.5 पेज का है, अगर ख़त्म होता है तो देखते हैं। पर अभी ये उसका सेकंड पार्ट जो है उसको पढ़ते हैं हम। 9/1/1986 पेज नंबर 75। तो फिज़िकल फूड जो 3 प्रकार के फूड है उसमें फिज़िकल फूड जो है वो सबसे कम उपयोगी है, क्योंकि वो स्थूल शरीर के लिए है। दूसरा जो फूड है वो सूक्ष्म शरीर वगैरह के लिए है। तो पर ये जो फिज़िकल फूड जो हम लेते हैं वो भी उसका अच्छी तरह हम उसका डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो डाइजेस्ट होता है और उसमें से कुछ ऊर्जा बनती है, पर अगर वो उसका हम सही ढंग से हम इसको डाइजेस्ट कर पाए तो फिज़िकल लेवल पर भी हम अच्छी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और उसके द्वारा अच्छी हेल्थ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। द सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ फूड इज द करेक्ट रिदमिक ब्रीदिंग रिप्लेसिंग और प्रेजेंट इनकरेक्ट ब्रीदिंग। ऑन दिस डिपेंड्स द प्रॉपर digestion of the other 2 types of foods. This is to be established all 24 hours of the day. तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट फूड है या यूँ कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट फूड जो है वो है हमारा श्वास। और श्वास कैसा होना चाहिए? रिदमिक ब्रीदिंग, मतलब कि श्वास के अंदर निरंतर रिदम
कांस्टेंट चलती रहे, इस तरह का हमारा श्वास होना चाहिए। ये जो गलत श्वास है उसको रिप्लेस करके सही सांस, रिदमिक ब्रीदिंग हमारा निरंतर चलते रहना चाहिए। और अगर ये होता है तो दूसरे दो प्रकार के जो फूड्स है, जैसे कि फिजिकल फूड और तीसरा जो आएगा इनकमिंग इम्पल्स का, ये दूसरे दो फूड के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। तो जितना हमारा रिदमिक ब्रीदिंग सही ढंग से होगा, जितना अच्छा होगा, तो फिजिकल फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा और जो हमारा इनकमिंग इम्पल्स का जो है वो भी, इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह काम कर पाएंगे। तो तीसरा जो है वो द थर्ड टाइप ऑफ फूड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर करेक्ट लाइफस्टाइल is the incoming impulses depending on the individual's magnetic point. This magnetic point can be set right by A corrective method as shown and B the 3-step rhythmic breathing for all 24 hours. तो ये सबसे सूक्ष्म जो हमारा फूड है वो ये इनकमिंग इम्पल्स है, और अगर उसको ढंग से लिया जाए तो हमारी एक लाइफस्टाइल ही बदल जाती है, करेक्ट लाइफस्टाइल बन जाती है। तो अभी हमारा इम्पल्स की जो क्वालिटी है उसके मुताबिक हमारे जीवन की क्वालिटी बनती है, क्योंकि इम्पल्स जैसा आएगा ऐसा विचार बनेगा, और विचार जैसे बनेंगे ऐसा हमारा एक्ट होगा, क्रिया प्रतिक्रिया होगी। तो जीवन भी इसके ऊपर ही निर्भर रहता है। मतलब कि इनकमिंग इम्पल्स की क्वालिटी क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इनकमिंग इम्पल्स किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो मैग्नेटिक पॉइंट के ऊपर डिपेंड है। मैग्नेटिक पॉइंट क्या है, तो जो हमारा अंदर एक जो स्ट्रक्चर बनता है और स्ट्रक्चर का स्पेक्ट्रम होता है, उससे मैग्नेटिक पॉइंट बनता है। मतलब कि इनकमिंग इम्पल्स कौन सी क्वालिटी का अंदर आ पाएगा वो हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से तय होगा, और उसकी जो रेंज है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि 3 गुणों से बना हुआ होता है। सत्व रजस तमस का रेशियो क्या है, तो जैसे हम 2-4-8-2, 5-2-1 ये शब्द का प्रयोग करते हैं वो स्ट्रक्चर के लिए है। तो हमारा स्ट्रक्चर 2-4-8-2 का होगा तो इनकमिंग इम्पल्स भी उस तरह के आएंगे, जिसके अंदर इमोशन और सेक्स का प्रभाव ज़्यादा होगा और सत्व का प्रभाव कम होगा। तो और या फिर 5-2-1 का स्ट्रक्चर होगा तो उसकी क्वालिटी अलग हो जाएगी। तो मैग्नेटिक पॉइंट को सुधारना है, इससे मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर सुधरता है तो मैग्नेटिक पॉइंट सुधरता है, मैग्नेटिक पॉइंट सुधरता है तो हम अच्छे तरह से इनकमिंग इम्पल्स को ले पाएंगे और आगे जाके उसका डाइजेशन भी हम अच्छी तरह कर पाएंगे। पर इनके लिए भी ज़रूरी 2 चीज़ है, एक करेक्टिव मेथड है और दूसरा 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। करेक्टिव मेथड क्या है वो हमने इनर डिसिप्लिन में देखा है, तो वो भी हमारी जो वीकनेसेस है उसको दूर करने के लिए ये करेक्टिव मेथड का रोज़ अभ्यास करना चाहिए। टुडे विथ प्रैक्टिकली एंड टोटली incorrect way of thinking, breathing and eating leading to faulty digestion of all the 3 types of foods. Yet our body is in a position to produce, besides physical, muscular energy, the energies of emotion, sex, intellect, electricity and magnetism. तो जो हमारा ये तीनों चीज़ जो है वो हमारे इनकरेक्ट वे के अंदर चलती है। थिंकिंग जो है वो इनकरेक्ट वे में चलता है, ब्रीदिंग इनकरेक्ट वे में है, और हम जो ईटिंग जो है हमारा फिजिकल फूड वो भी तीनों जो है वो इनकरेक्ट वे में होता है। इसलिए हमारा डाइजेशन भी फॉल्टी होता है गलत रूप में। मतलब कि तीनों ना हम हवा के अंदर जो प्राण आता है उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, ना इनकमिंग इम्पल्स को डाइजेस्ट कर पाते हैं, और ना फिजिकल फूड को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसलिए ये सब फॉल्टी डाइजेशन से तीनों फूडों को है। और इसके बावजूद कि ये बहुत कम तीनों जो है वो बहुत कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी कुछ एनर्जी बनती रहती है जो हमारा सामान्य जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, इतनी बनती है, जिसमें कि फिजिकल
मस्कुलर एनर्जी, मतलब शरीर की जो हम शरीर की ताकत है, चलना फिरना, दौड़ना उठना वगैरह, तो वो ऊर्जा बनती है। और इमोशन, सेक्स, इंटेलेक्ट, ये सब ऊर्जाएं भी अंदर बनती हैं, उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की। तो अब इनकरेक्ट वे में ये सब हो रहा है, फिर भी इतनी ऊर्जा तो बनती है। तो सोचो कि अगर करेक्ट वे में ये सब होता है तीनों, करेक्ट वे में फिजिकल फूड हम लेते हैं, करेक्ट वे में हमारे ब्रीदिंग चलती है, और करेक्ट वे में हमारा इनकमिंग इम्पल्स का डाइजेशन होता है, तो कितनी सारी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग एनर्जी का हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। But our body in such a pitiable condition cannot create the higher energies of the first grade of the energies of the essence of consciousness, spiritual will, the energies of insight and intuition, for want of better words, that is energies giving lesser psychic powers to higher powers of the soul. तो ये स्थिति के होने के कारण हम सबसे इम्पोर्टेंट जो ऊर्जा है, जिसको एसेंस एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो ऊर्जा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम और आत्मा के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। वो फर्स्ट ग्रेड की होनी चाहिए, वो होती नहीं है। थर्ड ग्रेड की वो ऊर्जा से हमें चलाना पड़ता है। इसके अलावा जो स्पिरिचुअल विल है, आध्यात्मिक संकल्प, वो भी उसकी एनर्जी भी सही ढंग से बनती नहीं है। तो हम या तो न्यूट्रल विल या इंटेलेक्चुअल विल से ही चला लेते हैं, स्पिरिचुअल विल हमारे अंदर बनती ही नहीं है। अब जब तक स्पिरिचुअल विल बनती नहीं है तो दृढ़तापूर्वक साधना होती नहीं है। हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल विल बनती है तो साधना होती है, नहीं होती है, आज किया कल नहीं किया, या रोज़ भी करते हैं तो पूरी इंटेंसिटी के साथ नहीं होती है। उसका मेन कारण ये है कि ये स्पिरिचुअल विल अभी तक में डेवलप नहीं हुई है। तो जब 5 to 1 पर पहुंचते हैं तो ये स्पिरिचुअल विल भी फिर काम करना चालू कर देती है। और उसके साथ में जो इंसाइट और इंट्यूशन की जो एनर्जी है, जो हमारे अंदर 3A और 3B की स्थिति के अंदर ये इंसाइट और इंट्यूशन की स्थिति बनती है, उसका भी अभाव है। तो ये सारी चीज़ों का अभाव है, इसीलिए हमारा जो आत्मा की उत्तर शक्तियों का कम साइकिक पावर मिलता है। तो इसीलिए जो यहाँ कहा है कि अच्छे शब्द में कहा है तो एनर्जीज गिविंग लेसर साइकिक पावर टू हायर पावर्स ऑफ द सोल, मतलब कि आत्मा की उच्चतर शक्तियों को कम साइकिक पावर मिलता है। तो इस तरह ये बहुत सारी एनर्जी की कमी हमारे अंदर है, और उसका मेन कारण ये तीनों प्रकार के फूड जो है वो अच्छी तरह हम न लेते हैं और न इसको डाइजेस्ट करते हैं। ये ड्यू टू दिस ड्रॉबैक we are not able to change our external clothing at will, that is change from our cellular body and brain to molecular body and manas and to electronic body and buddhi, and with their use through spiritual will experience first hand beside the vast universe of Bhuva, that is physical also the universe of Bhuva, which is molecular, and the universe of Swa, which is electronic. तो ये एक ड्रॉबैक है, एक मर्यादा है हमारी। इसके कारण हम जो फिज़िकल शरीर से जीते हैं तो पूरी ज़िंदगी हमें फिज़िकल शरीर से फिज़िकल वर्ल्ड में ही हमें रहना पड़ता है। एट विल हमारी इच्छा से हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब साधक साधना करते करते प्रत्याहार की स्थिति में आता है तो एट विल फिजिकल से वो एस्ट्रल की स्थिति में जा सकता है। मतलब एस्ट्रल बॉडी का जो सेपरेशन है, एस्ट्रल बॉडी वो प्रत्याहार की स्थिति में बनता है। तो एट विल वहाँ ये चेंज कर सकता है और वहाँ एस्ट्रल बॉडी और मनस का उपयोग कर सकता है। और फिर और आगे की स्थिति बनती है तो फिर वो
मेंटल बॉडी का और बुद्धि का भी उपयोग कर सकता है अपनी इच्छा से। पर अभी जो हमारी स्थिति है उसमें हम इस चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, और ये जो हमारा स्पिरिचुअल विल है, आध्यात्मिक संकल्प के उपयोग के बिना हम भूलोक, भुव और स्व, ये तीनों लोगों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। Such is possible through the higher practices of dharana, dhyan and samadhi, but not doing sitting with eye closed and leg crossed as is usually understood. They require a totally different understanding and technique. तो ये स्थिति हम मतलब कि ये शरीर को बदलने की स्थिति, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की या उसका उपयोग करने की जो हमारी एक ये बनती है, स्थिति बनती है या एक क्षमता बनती है, वो हायर प्रैक्टिसेस के दौरान बन सकती है धारणा ध्यान समाधि के अंदर। पर ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है जैसे लोग समझते हैं कि आंख बंद करके बैठ जाओ और पालथी लगा के बैठ जाओ तो फिर ध्यान लग जाएगा और हम आध्यात्मिक प्रगति कर लेंगे। ऐसा है नहीं, इसके लिए एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और बहुत सारी अलग अलग टेक्निक का अभ्यास करते हुए हमें पहले प्रत्याहार तक पहुंचना है और फिर आगे का अभ्यास हो सकता है। देयर इज और आर नो हेवन एंड नो हेल। वी एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन द सेम और सिमिलर कंडीशन फ्रॉम विच वी हैव नॉट मेड एनी एफर्ट टू outgrow as naturally as a child who outgrowing its toys, and so long we shall be forced to repeat an experience in one of the universes that we find ourselves in due to operation of certain laws, call them laws of karma or dharma or reincarnation। तो ये तो बात बार बार कहते हैं, ये बात यहाँ कहते हैं कि स्वर्ग नरक जैसा तो कुछ है ही नहीं, पर हम जो एक समान परिस्थिति का अनुभव जो हम बार बार करते हैं उसके, और जैसे कि बच्चा जो होता है वो थोड़ा समझदार होता है तो अपना खिलौना छोड़ देता है, पर इसी तरह हम ये परिस्थितियों को छोड़ने का कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। जिस स्थिति में हम जीते हैं बस वही स्थिति के अंदर जीते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर की स्थिति को बदलने का प्रयत्न करते हैं, और इस तरह हम जो है वो एक रिपीटेड पुनरावर्तन की स्थिति के अंदर हम जीते रहते हैं और एक ही जो यूनिवर्स है उसका अनुभव करते हैं। जैसे कि हम ज़्यादातर ये भूलोक का ही अनुभव करते हैं, और क्योंकि हम फिजिकल बॉडी से ज़्यादा जीते हैं, एस्ट्रल बॉडी अभी इतना डेवलप हुआ नहीं है तो उसका तो उपयोग भी हम इतना कर नहीं सकते हैं, और उसके कारण जो वो जगह के लॉज होते हैं, जैसे कि भूलोक के अंदर यहाँ जो कर्म का लॉ है या धर्म का लॉ है या रीइंकारनेशन मतलब पुनर्जन्म का, ये सारे लॉज हमारे के ऊपर लागू होते रहते हैं, और जन्म मरण का जो बार बार रिपीटेशन चक्कर चलता रहता है। तो ये परिस्थिति का हमें थोड़ा ये होना चाहिए, भान होना चाहिए, और इसमें से किस तरह मुक्त हो सकते हैं उसके प्रति हमारा झुकाव होना चाहिए कि ये कम से कम दूसरा जन्म तो लेना पड़ेगा, पर ऐसी ये रिपीटेशन की स्थिति फिर से दूसरा जन्म में सेम स्थिति में ना आए, हम मतलब थोड़ा इवॉल्व होके हम जा सकते हैं तो कोई दूसरे जन्म में नए अनुभवों का एक कोई चांसेस रहता है। पर इस तरह बहुत कम लोग इवोल्यूशन के साथ में इवॉल्व होके जाते हैं, बाकी तो फिर रिपीटेशन ही होता है, रीइंकारनेशन होता रहता है। एज लॉन्ग एज वी शैल बी फोर्स्ड
to repeat an experience, so long we shall not be able to fathom the plans and purpose. तो कुदरत ने जो प्लान एंड पर्पस बनाया है, जो योजना और हेतु बनाए हैं, उसकी गहराई में हम जा ही नहीं सकते। जहाँ जब तक ये एक रिपीटेशन चालू रहता है, हम मजबूरी में रिपीटेशन में जीते रहते हैं और ये स्थिति बनी रहती है, तो फिर कुदरत ने जिस हेतु से हमें जन्म दिया है, जिस हेतु से हमें ये दुनिया का और दूसरी दुनियाओं का अनुभव लेना है, वो कोई चीज़ बनती नहीं है। बस हम जीवन जो है खाया पिया कमाया और ख़त्म कर दिया, इस तरह का हमारा जीवन होता है और आगे के ऊपर उसकी कोई कुदरत की इच्छा के अनुसार हम जीते नहीं हैं या इसके इच्छा के अनुसार हम कोई प्रोग्रेस करते नहीं हैं, क्योंकि ये रिपीटेशन चालू रहता है। वंस वी आउटग्रो, नथिंग कैन फोर्स अस अगेन, एंड स्लोली एज वी गो फ्रॉम भू टू भुव एंड फ्रॉम भुव टू स्व in the natural course of evolution, which may require eternities and which under the proper process and technique could be done in a few lifetimes, we shall finally understand that we are in exile like Rama or the Pandavas and will yearn to go back home. तो ये जो हमारे अंदर जो मर्यादा है या वीकनेसेस है, उसको एक बार हम त्याग देते हैं और रिपीटेशन का जीवन छोड़ देते हैं, तो फिर हमें कोई चीज़ हमें फोर्स नहीं करेगी इसी तरह जीवन जीने के लिए, और फिर हम भू से भुव और भुव से स्व तक की यात्रा हम कर पाएंगे, इवोल्यूशन हमारा कर पाएंगे। और ये साधना से हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में अगर इस तरह की जो इवोल्यूशन है वो लाखों साल या लाखों जन्म लगा देते हैं, पर हम कुछ फ्यू लाइफ टाइम्स के अंदर इस तरह का इवोल्यूशन हम कर पाएंगे, और तब फिर हमें पता चलेगा कि हमारा असली घर तो कोई और है, हम तो एग्जाइल हुए हैं, देश निकाल, जिस तरह राम को दशरथ ने देश निकाल किया था और जिस तरह पांडवों को वनवास में जाना पड़ा था, इस तरह हम हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा घर है, सेलेस्टियल होम है, उसमें से हम एग्जाइल हुए हैं और वापस हमें वहाँ जाना है। होम इज़ क्रिएशन, होम इज़ जना एंड तप यूनिवर्स। हियर वी नीड नो टाइप ऑफ बॉडी और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, नॉर एनी टाइप ऑफ फूड, नॉर एनी टाइप ऑफ एनर्जीज टू सस्टेन, फॉर वी आर होल सेल्फ एग्जिस्टिंग इमॉर्टल फ्रेगमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंस। तो हमारा असली घर जो है वो तो जनलोक में है, तपलोक में है, वहाँ से हम आए हैं आत्मा तत्व के रूप में, और आत्मा तत्व के रूप में वहीं हमें जाना है। और वहाँ जो है जन और तपलोक के अंदर न कोई बॉडी की ज़रूरत है, न कोई विचार के लिए थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, न कोई किसी प्रकार का आहार की ज़रूरत है, और न कोई किसी प्रकार की ऊर्जा की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ हम होल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पूर्ण रूप में होते हैं, सेल्फ एग्जिस्टिंग होते हैं, स्वास्तित्व हमारा वहाँ होता है, और इमॉर्टल्स होते हैं हम। वहाँ कोई जन्म मरण का चक्कर होता ही नहीं है, न मृत्यु है न जन्म है, इमॉर्टल की स्थिति में है। इवन दिस स्टेट इज नॉट टू बी मिस्टेकनली सपोज टू बी heaven or heaven, for heaven must be balanced by hell. This is our home. The rest is a state of exile, and hence the Shastras call it Maya. Some call this state nirvana or nothingness or emptiness. This nothingness or emptiness contains everything. तो ये जो जनलोक की स्थिति है और तपलोक की स्थिति है, उसको स्वर्ग के साथ भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग तो है वो तो भू स्व के अंदर है, मतलब अस्तित्व के अंदर स्व है या स्वर्ग जिसको कहते हैं वो है। तो स्वर्ग की बात आती है तो ये तो फिर तीनों लोक के अंदर की बात हो जाती है। ये तो है तीनों लोक के ऊपर की बात, जहाँ क्रिएशन है, सृजन है वो है, और ये तीन लोक है वो अस्तित्व एग्जिस्टेंस के अंदर है। तो ये
इसको स्वर्ग भी नहीं मानना है, उससे ऊपर की ये स्थिति है। और इसको कई जगह शास्त्रों में माया भी कहते हैं, कई लोग उसको निर्वाण और नथिंगनेस और एम्प्टीनेस वगैरह भी कहते हैं। पर ये नथिंगनेस या एम्प्टीनेस ऐसा है कि जिसके अंदर सब कुछ है, क्योंकि आत्मा पूर्ण है, तो आत्मा जहाँ होगा वहाँ सब कुछ संपूर्ण रूप में होगा। तो अंडरस्टैंड दिस स्टेट वन हैज़ टू perfect the digestion of 3 types of food methodically to outgrow the conditions of bhu, bhuva and swaha। तो ये जैसे पहले हमने 3 फूड के बारे में बताया, यहाँ उन्होंने बताया है, इस तरह ये तीनों फूडों का डाइजेशन की जो प्रैक्टिसेस है वो हमें मेथोडिकली करनी चाहिए, तब फिर हम भू भुव स्व के बाहर निकल पाएंगे। To achieve this, no prayer, no japa, no satsang, no religion, no drugs, no alcohol, nothing is required. For these are all false notions and false habits and false beliefs. Just live ordinary life, otherwise one can waste eternities to no avail. You have already wasted an eternity to no avail। तो ये जो स्थिति है अंदर की ट्रांसेंडेंस की, उसके लिए उसका अनुभव करना ही जरूरी है, और अनुभव के लिए कुछ जो और ख़ास जरूरी प्रैक्टिस है वो करना जरूरी है। पर इसके लिए प्रार्थना, जप, सत्संग, धर्म का अनुसंधान या कई लोग ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक गलत ख्याल है कि भाई ऐसा करने से हम पहुंच जाएंगे या निर्वाण मिल जाएगा वगैरह वगैरह। ये गलत सब मान्यता है हमारी। हकीकत में व्यक्ति को एक हाउस होल्डर के रूप में सामान्य जीवन जीना चाहिए, और जिस प्रकार की साधना उसकी ड्यूटी के साथ में वो उसको साधना करते रहना चाहिए, वरना ये जो हम जन्म मरण का चक्कर बार बार होता रहेगा और बिना कोई फ़ायदे हम आते जाते रहेंगे, इटर्निटीज तक ये सब चक्कर चालू रहेगा। और ऑलरेडी हमने पता नहीं कितने जन्मों हमने वेस्ट कर लिए है अब तक में, तो अब आगे कुछ और अच्छा कुछ हो सके, हमारा अच्छा और दूसरों का अच्छा हो सके, इसलिए हमें प्रयत्न करते रहना है। यहाँ पेपर समाप्त होता है, तो रुकते हैं, अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग राजू भाई, बोलिए। सर ये 74 पेज के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ था, वो हाँ। शायद आपने नहीं पढ़ा था। हाँ, उसमें ये लिखा है कि दिस अमाउंट टू 66% of oral food that we take were to pass out of our system undigested, it would amount to a state of serious sickness। हाँ, 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 And हाँ, this is also a serious mental sickness। हाँ, 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 सॉरी मिस हो गया है ये एक। थोड़ा इस तरफ थोड़ा ले लीजिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये एक पैराग्राफ हाँ। मिस हो गया है। दिस अमाउंट ऑफ 66% of our oral food that we take were it to pass out of our system undigested, it would amount to a state of serious sickness, and this is also serious mental sickness, yet we are not even unhappy at this thought। तो यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि फिज़िकल फूड में अगर 66% हम जो खाना खाते हैं उसमें से 66% अगर निकल जाए, उसका डाइजेशन नहीं हो, उसका एक्सक्रीशन हो जाए, तो कितनी सीरियस सिकनेस हमारे अंदर आ जाती है। इसी तरह ये मेंटल लेवल के ऊपर हम 66% का उपयोग नहीं करते हैं, वो वैनिश हो जाती है, पर उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है या उसके बारे में हम सीरियसली सोचते नहीं हैं। तो ये एक यहाँ उन्होंने कंपैरिजन बताई है कि
अगर फिजिकल फूड 66% निकल जाता है तो कितना नुकसान होता है। इसी तरह ये मेंटल लेवल पर भी ये निकल जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान है, पर हम इसके लिए सीरियस नहीं है, ये बात उन्होंने कही। थैंक यू, अच्छा हुआ आपने हाँ सर दूसरा भी थे। हाँ नेक्स्ट पैराग्राफ, ये तो आपने पहले समझाया था, लेकिन उसमें एक बात मुझे और समझनी थी थोड़ी गहराई से, कि where it had to be assimilated actively, that is where it to be digested, then would be available to organism a great multiples of energies as compared to the इस संज्ञा ने। और हाँ ये उन्होंने ये बताया है कि ये जो इम्पल्सिस अंदर आते हैं जो सेरेबेलम तक पहुंचते हैं वो वेनिस हो जाता है कंप्लीटली या ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मतलब कि ज़्यादातर रूप में तो वो वेनिस हो जाता है। अगर उसको हम रोक सकते हैं, अगर उसको हम ये कर सकते हैं, उसको एसिमिलेट कर सकते हैं हम, तो जो है और उसको एसिमिलेट कर सकते हैं और उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ग्रेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का जत्था जो है ज़्यादा से ज़्यादा जत्था हम फिर पा सकते हैं। अभी क्योंकि वेनिस हो जाता है इसीलिए हम ज़्यादा जत्था को हम धारण नहीं कर सकते हैं। तो सर ये हाँ जी, तो ये बात यहाँ इस तरह बताता है कि आज की स्थिति जो है, प्रेजेंट स्थिति सर, ये जो करने के लिए कोई ये करने के लिए ही ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग और करेक्टिव मेथड, ये दोनों के ऊपर काम करना पड़ता है। तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जितना बढ़ेगा इतना ये जो 66% जो वेनिस होता है वो कम होता जाएगा, और इसका हम कंस्ट्रक्टिव फिर उस एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव उपयोग कर पाएंगे। इसलिए यहाँ ग्रेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनर्जी उन्होंने शब्द यूज किया है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। हाँ बराबर। तो यही जानना मैं चाहता था कि ये मतलब कि 3 स्टेप ब्रीदिंग मेथड्स और अपनी जो भी प्रैक्टिस साहब ने हमको जो बताई है सब ये करनी चाहिए। हाँ, पर उस समय ये जब 86 में पेपर लिखा था तब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि फेज वगैरह तो बाद में आया। तो 86 के अंदर वो ज़्यादा भार ये रिदमिक ब्रीदिंग करेक्टिव मेथड इसके ऊपर ही ज़्यादा भार देते थे। बाद में तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस आ गई उन्होंने दी। हाँ, तो वो सब हमें करनी चाहिए, मतलब बिल्कुल मतलब कि अपनी जो भी है, मतलब कि वाइट हॉट हीट साहब बोलते हैं, जितनी हो सके उतनी से करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू। हाँ।